जैसलमेर नगर में टूरिस्ट प्लेस के पास समीर अपनी अम्मी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वो अपने अब्बू के गुजर जाने के बाद बेहद गरीबी की जिंदगी बिता रहा था। वक्त बीतने पर समीर धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर जब वो 15 साल का हो जाता है। अम्मी, क्या हम लोगों का इस दुनिया में कोई नहीं है? ना ही हमसे कोई रिश्तेदार मिलने आता है और ना ही हमें कोई फोन करता है। बेटा, है तो बहुत लोग, लेकिन सिर्फ कहने के लिए। कहते हैं ना, सुख के सब साथी हैं, पर दुख में कोई साथ नहीं देता। अम्मी, मेरे सब दोस्त कहते हैं कि तुम्हारा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तुम लावारिस हो। नहीं बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। तुम परेशान मत हो, हमारे दिन जरूर बदलेंगे, फिर उन लोगों को तुम भी जवाब दे पाओगे। हाँ अम्मी, सही कहा आपने। चंपा लोगों के घरों में काम करके 2 वक्त की रोटी जुटा पाती थी। समीर इस बात से बेहद परेशान होता है। फिर एक दिन वो नदी के किनारे बैठकर सोच रहा होता है। तभी वो नाव की सवारी कराते लोगों को देखता है, तो वो भी ये करके पैसे कमाने की सोचता है। अरे चचा, मुझे भी ये नाव चलानी है और पैसे कमाने हैं। हाँ तो नाव खरीद के ला और चला। अरे चचा, इस नाव को खरीदने में कितने पैसे लगते हैं? ज्यादा नहीं बेटा, बस 20,000 रुपए लगेंगे, खरीद लो। चाचा, ये तो बहुत ही ज्यादा है मेरे लिए। मैं कहाँ से इतने सारे पैसे लेकर आऊंगा? क्या आप मेरी मदद कर देंगे? मुझे कुछ दिनों तक अपनी नाव पर ही काम करने दें, फिर मैं पैसे जुटाकर अपनी नाव खरीद लूंगा। समीर के ऐसा कहने पर नाव वाला सोचता है कि अगर इसको सिखा दूंगा तो मेरी बिक्री कम हो जाएगी, और ये तो नौजवान लड़का है और मुझसे भी तेज काम करके ज्यादा पैसे कमाने लगेगा, फिर मेरी नाव पर कोई नहीं आएगा। ये सोचकर वो कहता है, अरे बेटा, तू अभी छोटा है, नहीं चला पाएगा, और पहले तुझे तैरना भी सीखना पड़ेगा। तब तक कुछ और काम कर ले, पैसे भी कमा ले नाव खरीदने के लिए। ठीक है चाचा। समीर चाचा की बात सुनकर घर चला जाता है। फिर अगले दिन अपने दोस्तों को सारी बात बताता है और फिर अपने घर के हालात भी बयां करता है। वो अपने दोस्तों से कोई काम बताने को कहता है। तब उसका एक दोस्त रुपेश कहता है, भाई, एक बहुत आसान काम है। आने वाले टूरिस्ट लोगों को इस जगह के बारे में बातें बतानी है। हाँ, क्या सच में इतना आसान काम है? हाँ भाई, सच कह रहा हूँ। मेरा चचेरा भाई यही काम करता है। चल, मैं उससे तेरी मुलाकात करा देता हूँ। तू काम सीख लेना और फिर करने लगना। समीर रुपेश के दोस्त से जाकर मिलता है, फिर उसका बताया हुआ काम सीख लेता है और करने लगता है। समीर के काम करने से उसके घर की स्थिति सुधरने लगती है। फिर उसके अब्बू की बंजर पड़ी जमीन पर वो अपनी अम्मी के साथ मिलकर धान उगाने लगता है। भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे इस काम में लगवा दिया, जिससे मेरे घर की हालत ठीक हो रही है। अरे भाई, दोस्त बुरे वक्त में काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? शुक्रिया मत बोल। बेटा, ये लो, चावल के आटे के समोसे बन गए हैं, खाकर देखो तो कैसा लग रहा है। हाँ चाची, जरूर दीजिए, खाकर बताता हूँ। रुपेश चंपा के बनाए समोसे खाता है। समोसा खाते ही वो अपनी उंगलियां चाटने लगता है और फिर कई बार और मांगकर खाता है और फिर कहता है, चाची, आपने क्या लाजवाब समोसे बनाए हैं। मैंने तो ऐसे लाजवाब समोसे, वो भी चावल के, कभी नहीं खाए। मेरी माँ के हाथों में जादू है। चाची, ठीक है, मैं चलता हूँ। आप ऐसे ही समोसे मुझे रोज बनाकर भिजवा दीजिए। हाँ बेटा, जरूर। फिर अगले दिन जब वो अपने काम पर जाता है तो वहाँ एक टूरिस्ट को घूमते घूमते भूख लगती है। फिर वो समीर से होटल के लिए पूछता है। समीर उसे होटल लेकर जाता है तो वहाँ पर सारे चावल के आइटम होते हैं जो उसे पसंद नहीं आते। तो वो कहता है, हे मैन, क्या तुम मुझे किसी अच्छी खाने की जगह ले चलोगे? मुझे चावल का सिंपल खाना खाना है। समीर को समोसे का ख्याल आता है और तब वो अपनी अम्मी को फोन करके समोसे और चटनी बनाने को कहता है। माँ, मैं 2-4 लोगों को लेकर आ रहा हूँ, आप समोसा तैयार रखना। समीर के कहने के हिसाब से उसकी अम्मी चावल के आटे के समोसे तैयार करती है और उसे बेहद खूबसूरत तरीके से परोसती है।
तब जब समीर उस टूरिस्ट को लेकर वहाँ पहुँचता है तो उसकी अम्मी उसे समोसे परोसती है। ये तुम हमें कहाँ ले आए हो? हम लोग ऐसी कैसी जगह नहीं खाना चाहते। सॉरी जनाब, पर आप लोग परेशान ना हो, ये मेरा अपना घर है और आप लोग एक बार मेरी माँ के हाथों के समोसे खाकर देखें, फिर आपको कोई भी परेशानी हुई तो सबकी जिम्मेदारी मैं ही लूंगा। हाँ साहब, और आप लोगों का मन हो तभी हमें पैसे दीजिएगा, नहीं तो पैसे दिए बिना ही चले जाइएगा। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो हम खा लेते हैं, फिर देखते हैं हमें क्या करना है। समीर और चंपा के कहने पर वो टूरिस्ट समोसे खाने लगते हैं और उसके साथ दी गई सरसों की चटनी और इमली की चटनी भी खाने लगते हैं। वो लोग समोसे खाकर बेहद खुश हो जाते हैं और फिर और समोसे मांगकर खाते हैं। वाह, क्या लाजवाब समोसे बने हैं। हाँ बिल्कुल, तुमने सच कहा। वो उसकी खूब तारीफ करते हैं और फिर समोसे की कीमत से ज्यादा पैसे देते हुए कहते हैं, तुम लोग इसकी दुकान खोल लो, बहुत ही अच्छी इनकम होगी। हाँ हाँ जरूर सर, जरूर ऐसा ही करेंगे। टूरिस्ट की कही गई बात को मानकर समीर और उसकी अम्मी मिलकर समोसे की दुकान खोल लेते हैं और उनकी दुकान बहुत जल्दी मशहूर हो जाती है। आसपास के लोग और टूरिस्ट को सबको समोसे बहुत पसंद आते हैं। अम्मी, आपके डिजाइन किए हुए रिंग रोल समोसे और भी लोगों को पसंद आ रहे हैं और नए नए डिजाइन के समोसे बना दिया करो, जिससे लोग और खुश होकर और भी समोसे खरीदे। समीर के कहने से उसकी अम्मी और भी डिजाइन से समोसे बनाने लगती है, जिससे उसकी डिमांड और भी बढ़ जाती है, जिसके लिए और भी लोगों को काम पर रखना पड़ता है और उसके समोसे फिर दूर दूर तक जाने लगते हैं और उसका मुनाफा बहुत अच्छा होने लगता है। ये जानकर फिर मीडिया वाले आकर उसका इंटरव्यू लेते हैं, जिससे पूरे शहर में उसका नाम रोशन हो जाता है, जिसे देखकर उसके खानदान के लोग भी उनसे रिश्ता बनाने लगते हैं। समीर पुरानी बातें भुलाकर सबसे मिलजुल कर रहने लगता है। सीख, अमीरी का साथी हर कोई, गरीबी का साथी कोई नहीं। एक भिखारी रहता था। जग्गू के 2 बच्चे थे, राजू और मिनी। अब्बा, क्या हम लोग हमेशा से गरीब हैं? नहीं बेटा, हम हमेशा से गरीब नहीं हैं। मेरे वालिद साहब, मतलब तुम्हारे दादा, एक दौलतमंद शख्स थे। उन्हें एक मर्तबा जंगल में पनीर का घर मिला था। उस घर से कितना भी पनीर निकालना मुमकिन था। अब्बू जान जादुई पनीर घर से पनीर निकालकर पास वाले शहर में सारे पनीर फरोख्त किया करते थे। पनीर फरोख्त कर मेरे वालिद काफी दौलतमंद हो गए। लेकिन फिर एक रोज गांव के मुखिया कबीर सिंह को जादुई पनीर घर के मुताल्लिक खबर हो गई। भूपेंद्र, मुझे खबर मिली है कि तुझे जंगल में कोई पनीर घर मिला है। जी मुखिया जी, मिला है और उसी से मुझे इतनी दौलत हासिल हुई है। अब दौलत के मामले में मैं कुछ ही रोज में आपको पीछे छोड़ दूंगा। पूरे जिले में जितनी भी डेयरियां हैं, उन सबको मैं ही पनीर की सुपुर्दगी करता हूं। इस पूरे गांव की हर चीज पर सबसे कब्ल मेरा हक है। तुमने मुझे बताए बगैर जादुई पनीर घर से खूब कमाई की है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मुखिया ने अब्बू जान से उनका सब कुछ छीन लिया और उन्हें गांव से बाहर कर दिया। हालांकि अब्बू जान गांव के आसपास मंडराते रहे और जब किसी ने उन्हें काम नहीं दिया तो भीख मांगकर अपना गुजारा करते रहे। बेटा, तब से हम गरीब हैं। अब्बू जान, वो पनीर घर क्या अभी भी जंगल में है? नहीं, अब उस पनीर घर की कोई खबर नहीं है। जब मुखिया पनीर घर से पनीर निकालने पहुंचा तो वो घर गायब हो चुका था। तब से उस पनीर घर का कुछ पता नहीं है। किसी रोज जग्गू के खानदान की बहुत बुरी हालत हो जाती। अब्बू जान, आज राजू को बुखार है। हम दोनों ने 2 रोज से कुछ नहीं खाया है। कुछ खाने को लेकर आइए। हाँ बेटी, मैं अभी किसी के घर से कुछ मांग कर लाता हूँ।
उस रोज जग्गू गांव के घर घर घूमता रहा, लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं दिया। जग्गू जब मुखिया के घर पहुंचा तो उसे घर के अंदर से गर्मा गर्म पराठों की खुशबू आ रही थी। मुखिया जी, दरवाजा खोलिए, मैं जग्गू। मेरे बच्चे बीमार और भूखे हैं, उन्हें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। जग्गू, तो फिर से यहाँ चला आया? दफा हो जा यहाँ से, वरना अभी अपने मुलाजिमों से कहकर तुझे गांव से बाहर निकलवा दूंगा। तुझे गांव में रहने दे रहा हूँ, इसे ही मेहरबानी समझ। इससे कब्ल की मुखिया अपने मुलाजमों को भेजता, जग्गू सड़क पर एक कोने में छिप गया। कुछ देर बाद मुखिया घर में ताला लगाकर अपने मुलाजिमों के साथ कहीं चला गया। जग्गू ने सोचा कि वो अपने बच्चों की खातिर खाना चुराएगा। दीवार से कूदकर जग्गू मुखिया के घर में दाखिल हो गया। उसने 5-6 पराठे चुराए और भाग निकला। उस रोज जग्गू के खानदान का पराठों से पेट भरा। भरी दोपहरी में जब पूरे गांव में सन्नाटा था और जग्गू और उसके बच्चे सो रहे थे, तो एकाएक किसी ने जग्गू के घर का दरवाजा तोड़ दिया। जग्गू और उसके बच्चे खौफ के मारे कांप गए। दरवाजे पर मुखिया और उसके मुलाजिम डंडे लेकर खड़े थे। जग्गू, तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तूने मेरे घर में घुसकर चोरी की। सीसीटीवी कैमरे में मैं तेरी सारी हरकतें देखकर आ रहा हूं। मुलाजिमों, जग्गू की जमकर पिटाई करो और इन तीनों को गांव से बाहर फेंक दो। ऐसा कहकर मुखिया वहां से चला गया। मुखिया के दोनों मुलाजिम जग्गू को बुरी तरह लाठियों से पीटने लगे। राजू और मिनी अपने वालिद को इस तरह पिटते हुए देख ना पाए। दोनों ने अपनी अपनी गुलेल उठाई और मुखिया के मुलाजिमों के सीधे सिर पर गुलेल से पत्थर मारा। दोनों आदमी अपना अपना माथा पकड़कर बैठ गए। अरे मार डाला रे! अबूजान, जल्दी भागिए! तीनों लोग घर छोड़कर जंगल की जानिब भागे। मुखिया के दोनों मुलाजिम उनके पीछे पीछे भागे। जग्गू कहां तक भागेगा? तुझे और तेरे बच्चों को मैं नहीं छोड़ूंगा। मुखिया के दोनों मुलाजिम जख्मी शेरों की मानिंद जग्गू पर और उसके बच्चों के पीछे भाग रहे थे। ये हम किस आफत में फंस गए अब्बा, अब क्या करें? जग्गू को लग रहा था कि वो और उसके बच्चे अब नहीं बच पाएंगे। तभी एकाएक जग्गू और उसके बच्चों को पनीर का घर नजर आया। तीनों लोग पनीर के घर में दाखिल हुए। इससे कब्ल की मुखिया के मुलाजिम पनीर घर तक पहुंचते पनीर घर गायब हो गया। पनीर घर में तुम लोगों का खुशामदीद। इस जादुई घर से तुम जितना चाहो उतना पनीर निकाल सकते हो। क्या तुम वही पनीर घर हो जो मेरे वालिद साहब को मिले थे? हाँ, मैं वही हूँ। मैंने तुम्हारे वालिद को मना किया था मेरे जरिए कमाई गई दौलत का दिखावा न करना। अगर मेरे मुतालिक किसी को कुछ मालूम हो गया तो मैं गायब हो जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे वालिद माने नहीं और आखिरकार मुखिया को मेरे मुतालिक खबर हो गई और तब मुझे गायब होना पड़ा। तुम वही गलती ना करना जो तुम्हारे वालिद ने की थी। नहीं, मैं ऐसी गलती हरगिज नहीं करूंगा और तुम्हारे मुतालिक किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर फिर भी मेरे बताए बगैर किसी को तुम्हारे मुतालिक इल्म हो गया तो क्या होगा? तुम इसकी फिक्र ना करो, वो सब मैं संभाल लूंगा। सबसे कब्ल जग्गू और उसके बच्चों ने पेट भरकर पनीर खाया। पनीर तो बहुत जायकेदार है अब्बूजान। मालूम होता है जैसे वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम दूध में डालकर खा रहे हैं। बच्चों, हम कल से पनीर फरोख्त करने जाएंगे, लेकिन हम अंधाधुंध कमाई नहीं करेंगे। हम उतना ही फरोख्त करेंगे जितने की हमें जरूरत होगी। उधर मुखिया गुस्से से पागल हो रहा था। तुम दोनों ने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। दोनों खुद को जख्मी कराकर चले आए और कह रहे हो कि वो तीनों यकायक जंगल में गायब हो गए। अब मुझे रंगा और मुन्ना को भेजना पड़ेगा। मुखिया ने अपने मुलाजिमों को जंगल के बाहर चौकीदारी पर लगा दिया। मुखिया के मुलाजिमों ने देखा कि जग्गू, राजू, मिनी रोजाना पनीर लेकर बाजार में फरोख्त करने जा रहे हैं। उन्होंने ये बात जाकर मुखिया को बताई।
पिछली मर्तबा तो वो पनीर घर नामालूम कहाँ गायब हो गया था। इस मर्तबा मुझे वो हर सूरत में चाहिए। अगले रोज जैसे ही जग्गू का खानदान जंगल से बाहर निकला, मुखिया ने उसे पकड़ लिया और तीनों के हाथ बांध दिए। अब तुम तीनों चुपचाप मुझे उस पनीर घर तक ले चलोगे, वरना मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम खुद की शिनाख्त नहीं कर पाओगे। जग्गू, राजू और मिनी मुखिया को कई घंटों तक घुमाते रहे, लेकिन पनीर घर तक लेकर नहीं गए। जग्गू, बहुत देर हो गई। मालूम होता है तू मेरे साथ होशियारी दिखा रहा है। मुलाजिमो, इसके बच्चे को गहरे तालाब में फेंक दो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ न करिएगा, मैं लेकर चलता हूँ। आखिरकार जग्गू मुखिया को पनीर घर तक लेकर पहुँचा। तो ये रहा पनीर घर। मुलाजिमो, इन सबको दरख्त से बांध दो, हम पनीर घर के अंदर घूमने जाएंगे। जैसे ही तीनों अंदर दाखिल हुए, ढेर सारा पनीर उनके ऊपर गिर पड़ा। मुखिया और उसके मुलाजिम पनीर के ढेर के नीचे दब गए। कोई बचाओ, कोई मेरी हिफाजत करो। मेरी सांस रुक गई, मेरा दम घुट रहा है। कब्ल जुबान दो मुखिया कि तुम कभी जग्गू के खानदान को परेशान नहीं करोगे और मुझे कभी नहीं तलाशोगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं गांव के किसी शख्स को परेशान नहीं करूंगा। मुझे बचाओ। तब मुखिया के ऊपर पड़ा पनीर का ढेर गायब हो गया। मुखिया और उसके मुलाजिमों ने जग्गू, राजू और मिनू को खोल दिया और फिर अपने घर भाग गए। जैसलमेर नगरात टुरिस्ट प्लेस जवळ समीर आपल्या आईसोबत एका झोपडीमध्ये राहत असे। तो आपल्या बाबांच्या निधनानंतर खूपच जास्त गरिबीचं आयुष्य जगत होता। खूप दिवस निघून गेल्यानंतर समीर हळूहळू मोठा होतो आणि त्यानंतर जेव्हा तो 15 वर्षाचा होतो। आई, काय आपल्या जगात कोणीच नाहीये का? नाही कोणी आपल्याला नातेवाईक भेटायला येतात आणि नाही कोणी आपल्याला फोन करतं। बाळा, आहेत ना खूप लोक, परंतु फक्त म्हणायलाच असतात। म्हणतात ना, सुखाच्या वेळी सगळे असतात, परंतु दुःखामध्ये कोणीच साथ देत नाही। आई, माझे सगळे मित्र सांगतात की तुझं या जगात कोणीच नाहीये, तू अनाथ आहेस। नाही बाळा, मी आहे ना तुझ्यासाठी, तू काळजी करू नकोस। आपले दिवस नक्की बदलणार, नंतर ह्या लोकांना तू सुद्धा उत्तर देऊ शकशील। हो आई, बरोबर बोललीस तू। चंपा लोकांच्या घरात काम करून 2 वेळचं खाणं बनवत असे। समीर ह्या गोष्टीमुळे खूपच काळजी करत असायचा। नंतर एका दिवशी तो नदीच्या किनाऱ्याला बसून विचार करत होता। तेव्हा तो होडीचा प्रवास करणाऱ्या लोकांना बघतो। तेव्हा तो हे बघून पैसे कमवायचा विचार करतो। अरे काका, मला पण ही नाव चालवायची आहे आणि पैसे कमवायचे। हा मग ठीक आहे, नाव घेऊन ये आणि मग चालव। पण काका, ही नाव विकत घेण्यासाठी किती पैसे लागतात? जास्त नाही बाळा, बहुतेक 20,000 रुपये लागतील। विकत घे। काका, हे तर माझ्यासाठी खूपच जास्त आहे तो। मी कुठून आणू एवढे पैसे? तुम्ही माझी मदत कराल का जरा? मला काही दिवसांकरता तुमच्या नावावरतीच काम करू दे, मग मी पैसे जमा करीन आणि स्वतःची नाव घेईन। समीरचं हे बोलणं ऐकून नाववाला विचार करतो, जर मी याला शिकवलं तर माझी विक्री कमी होणार आणि हा तर तरुण मुलगा आहे आणि माझ्यापेक्षा सुद्धा जास्त काम करून जास्त पैसे कमवू शकतो, त्यामुळे माझ्या होडीवरती कोणीच नाही येणार, असा विचार करून तो म्हणतो, अरे बाळा, तू अजून लहान आहेस, नाही चालवता येणार तुला, आणि सर्वात पहिल्यांदा तुला पोहता आला पाहिजे। तोपर्यंत तू दुसरं काहीतरी काम कर, तसे पैसे कमव आणि मग नाव घे। ठीक आहे काका। काकांचं बोलणं ऐकून घरी निघून जातो। नंतर दुसऱ्या दिवशी आपल्या मित्रांना सगळी गोष्टी सांगतो आणि नंतर त्यांना आपल्या घरची परिस्थिती सुद्धा सांगतो। तो आपल्या मित्रांना काहीतरी काम सांगायला सांगतो। तेव्हा त्याचा एक मित्र रुपेश सांगतो, औ, मस्त एक सोपं काम आहे। इथे येणाऱ्या पर्यटकांना इथे आपल्या गावातलं फिरवायचं। हा, काय खरंच सोपं काम आहे? हो, मी खरंच सांगतोय,
माझा चुलत भाऊ पण हेच काम करतो. चल मी तुला त्याच्याशी भेट घालून देतो. तू काम शिकून घे आणि मग कामाला सुरुवात कर. समीर रुपेशच्या मित्राला जाऊन भेटतो आणि नंतर त्याने सांगितलेलं काम शिकतो आणि करायला लागतो. समीर काम करू लागल्यामुळे त्याच्या घरची परिस्थिती सुधारते. त्यानंतर वडिलांची जी टाकाऊ जमीन होती त्यावर ते आई आणि मुलगा मिळून शेती करायला सुरुवात करतात. भाऊ, तुझे खूप खूप आभार की तू मला या कामाला लावलंस, ज्याने माझ्या घरची परिस्थिती बदलते. अरे मित्र अशा वेळी कामात येणार नाही, नाही तर कधी येणार. धन्यवाद नको बोलूस. बाळा, हे घे, तांदळाच्या पिठाचे समोसे बनले आहेत. खाऊन बघ तरी कसं लागतंय ते. हो काकी, नक्की मी खाणार. रुपेश चंपाने बनवलेले समोसे खातो. समोसा खाऊन तो आपली बोटं चाटायला लागतो आणि नंतर काही वेळा अजून मागून खातो आणि नंतर सांगतो, काकी तुम्ही काय मस्त समोसे बनवले तो. मी तर असे समोसे अजूनपर्यंत कधीच खाल्ले नाहीत. हा, माझ्या आईच्या हातामध्ये जादू आहे. काकी ठीक आहे, मी येतो मग आता. पण मला असे समोसे दररोज बनवून पाठवत जा. हा हा बाळा, नक्की. नंतर दुसऱ्या दिवशी तो जेव्हा आपल्या कामावर जातो तेव्हा तिथे एका टुरिस्टला फिरून फिरून भूक लागते. तेव्हा तो समीरला हॉटेलबद्दल विचारतो. समीर त्याला हॉटेलमध्ये घेऊन जातो. तेव्हा तिथे सगळे तांदळाचे पदार्थ असतात जे त्याला एकदम पसंत येत नाहीत. तेव्हा तो म्हणतो, हे मित्रा, काय तू मला चांगला खायच्या ठिकाणी घेऊन जाशील का? मला इकडच्या वरण भात साधं जेवण जेवायचंय. समीरला समोसेबद्दल आठवतं आणि तेव्हा तो आपल्या आईला फोन करून समोसे आणि चटणी बनवायला सांगतो. आई, मी 2-4 पर्यटकांना घेऊन येत आहे. तू समोसे तयार ठेव. समीरने सांगितल्यामुळे त्याची आई तांदळाच्या पिठाचे समोसे तयार करते आणि त्याला खूप सुंदर पद्धतीने वाढते. आणि तेव्हा जेव्हा समीर त्या टुरिस्टला घेऊन तिथे पोहोचतो तेव्हा त्याची आई त्याला समोसे देते. हे तू आम्हाला कुठे घेऊन आला आहेस? आम्ही असा तशा जागेवर जेवण नाही जेवत. सॉरी सर, पण तुम्ही टेन्शन नका घेऊ. हे माझं घर आहे आणि एकदा तुम्ही माझ्या आईने बनवलेले हे समोसे खाऊन तर बघा. तुम्हाला कोणताही त्रास झाला तर सगळी जबाबदारी माझी. हो साहेब, आणि तुम्हा लोकांचं मन असेल तेव्हाच तुम्ही पैसे द्या, नाहीतर तुम्ही पैसे न देता सुद्धा जाऊ शकता. ठीक आहे, तू एवढा बोलत आहेस तर आम्ही खाऊन घेतो. बघतो आम्ही आम्हाला काय करायचंय. समीर आणि चंपाने सांगितल्यामुळे ते टुरिस्ट समोसे खायला लागतात आणि त्याच्यासोबत दिलेली राईची चटणी आणि चिंचेची चटणी सुद्धा खातात. ते लोक मंत्रमुग्ध होतात आणि परत पुन्हा समोसे मागून खातात. वाह, काय मस्त समोसे बनवलेले आहेत. हो नक्की, तू अगदी बरोबर बोललास. ते तिची खूपच प्रशंसा करतात आणि त्या समोसेच्या किमतीपेक्षा जास्त पैसे देऊन सांगतात, तुम्ही लोक याचं दुकान उघडा, खूप चांगला कमाई कराल तुम्ही. हो हो, नक्की 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 आम्ही असंच करू. टुरिस्टचं बोलणं लक्षात घेऊन समीर आणि त्याची आई मिळून समोसेचं दुकान खोलतात आणि त्यांचं दुकान खूपच लवकर प्रसिद्ध होतं. आसपासचे लोक आणि टुरिस्ट सगळ्यांना समोसे खूपच पसंत येतात. आई, तू डिझाईन केलेले रिंग रोल समोसे भरपूर लोकांना आकर्षित करत आहेत आणि नवीन नवीन डिझाईन बनवत राहा तू, ज्याने लोक इथे येऊन जास्तीत जास्त समोसे घेऊन जातील. समीरचं म्हणणं ऐकून त्याची आई आणखी सुद्धा डिझाईनचे समोसे बनवायला लागते, ज्याच्यामुळे त्याची डिमांड खूपच वाढत जाते, ज्यामुळे त्यांना अजून सुद्धा लोकांना कामावर ठेवायला लागतं आणि त्यांचे समोसे खूप दूर दूरवर जायला लागतात आणि त्यांची कमाई खूपच चांगली व्हायला लागते. हे समजल्यामुळे मग मीडियावाले येऊन त्यांचा इंटरव्ह्यू घ्यायला लागतात, ज्यामुळे त्यांचं नाव पूर्ण शहरात प्रसिद्ध होतं. हे बघून त्यांचे नातेवाईक सुद्धा त्यांच्याशी नातं जोडायला तयार होतात. समीर जुन्या गोष्टी विसरून सगळ्यांशी मिळून राहायला लागतो. तात्पर्य: श्रीमंताचा साथीदार प्रत्येक जण, गरिबाचा साथीदार कोणीच नाही.